15.5 करोड़। बाप रे, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। हाँ, और आज की तारीख में YouTube पर इतने ही चैनल्स मौजूद हैं। 15.5 करोड़ चैनल्स। बिल्कुल, लेकिन दिल तोड़ने वाली सच्चाई ये है कि इनमें से 90% लोग कभी अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी नहीं देख पाएंगे। ये सच में बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है। तो सवाल ये है कि वो 1% लोग ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती। सही बात है। इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस नए और बेहद रोमांचक गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसानी मनोविज्ञान और सफलता के पीछे के असली विज्ञान के बारे में है। एग्जैक्टली। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य आधार डिकोडिंग वाईटी चैनल के एक बेहद शानदार वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसका शीर्षक है Why 99% channels will never grow on YouTube। और हमारा आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि आखिर क्यों 99% लोग इस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, और जो 1% सफल होते हैं वे ऐसा क्या अलग करते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर तो YouTube की ये दुनिया बहुत ही चकाचौंध से भरी और आसान लगती है। देखिए, ये चकाचौंधी दरअसल सबसे बड़ा भ्रम है। अच्छा? हाँ, और इस चर्चा में हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि सतह पर क्या हो रहा है। हम उन मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक कारणों की गहराई में जाएंगे जो इन नतीजों को तय करते हैं। मतलब हम रूट कॉज या जड़ तक जाएंगे। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग अनजाने में एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो सीधे विफलता की ओर ले जाता है, और कैसे कुछ मुट्ठी भर लोग उस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं। यह विश्लेषण इस बात का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है कि जब कोई इंसान एक नया और मुश्किल लक्ष्य तय करता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं उन आंकड़ों से जो सच कहूं तो जब मैंने पहली बार सोर्स में पढ़े तो आप हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले कहा, वर्तमान में YouTube पर कुल 155 मिलियन यानी करीब 15.5 करोड़ चैनल्स मौजूद हैं, जो कि अपने आप में किसी बड़े देश की आबादी से भी ज्यादा है। हाँ यार, लेकिन असली कहानी तो सफलता के प्रतिशत में छुपी है। इन 15.5 करोड़ चैनल्स में से 90% चैनल कभी 1000 सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच पाते। और मोनेटाइजेशन, मतलब अपने वीडियो से असल में पैसे कमाने की बात करें तो सिर्फ 6% चैनल्स ही उस जादुई आंकड़े को छू पाते हैं। सिर्फ 6%? हाँ, और सिल्वर प्ले बटन जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है, जिसे एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है, बिल्कुल, वो सिर्फ 0.6% को मिलता है। ओहो। और अगर 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 1000 में से सिर्फ एक चैनल वहां तक पहुंच पाता है। मतलब 0.05% से भी कम। हाँ, ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब लोग इन आंकड़ों को देखते हैं ना, तो वे अक्सर इसका दोष प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम या तकनीकी बदलावों पर मढ़ देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि मशीन की गलती है, उनके काम की नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन सोर्स जिस असली समस्या की ओर इशारा करता है वो कोई मशीन या कोड नहीं है, वो है मानसिकता। मानसिकता? हाँ, जिसे सोर्स ने बहुत स्पष्ट रूप से गलत उम्मीदों या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का नाम दिया है। मतलब गलत उम्मीदें? हाँ, मतलब लोग इस काम को जितना आसान समझते हैं जी, ये असल में उतना होता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एक नया व्यक्ति बस यही सोचकर चैनल शुरू करता है कि ये तो बहुत ही सीधा सा काम है। हाँ, एक कैमरा या मोबाइल उठाया, कुछ भी रिकॉर्ड किया और इंटरनेट पर डाल दिया, और फिर बस इंतजार करो कि कोई एक वीडियो अचानक से वायरल हो जाए। और उसके बाद स्पॉन्सरशिप्स, पैसे और एक शानदार लाइफस्टाइल। तो ये सब एक भ्रम है। पूरी तरह से। इसे हम आइसबर्ग इल्यूजन कह सकते हैं। हाँ, आइसबर्ग इल्यूजन, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, स्क्रीन पर जो 5 मिनट का एक दिलचस्प वीडियो दिखता है ना, वो सिर्फ बर्फ के पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है। अच्छा। उस 5 मिनट के वीडियो के पीछे का जो संघर्ष है, जैसे घंटों बैठकर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, कैमरे के सामने बिना घबराए बोलना, बिल्कुल, एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जूझते हुए रातों की नींद खराब करना और थंबनेल को बार बार डिजाइन करना, ये सब पानी के नीचे छिपा होता है, जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। और जब एक नया व्यक्ति खुद उस पानी के नीचे उतरता है, तब उसे असलियत का पता चलता है। मतलब तब उसे समझ आता है कि कितनी मेहनत है। सटीक विश्लेषण है ये। जब कोई इंसान आसान सफलता की उम्मीद लेकर इस मैदान में उतरता है
और फिर उसे पता चलता है कि एक 10 मिनट के वीडियो को बनाने में 15 घंटे लग रहे हैं। बाप रे, 15 घंटे। हाँ, और इतना सब करने के बाद भी जब वीडियो पब्लिश होता है तो उस पर सिर्फ 15 या 20 व्यूज आते हैं। तो जो मानसिक आघात लगता है वो बहुत गहरा होता है। बहुत गहरा। उम्मीद और असलियत के बीच का ये अंतर इतना भयानक डीमोटिवेशन पैदा करता है कि 99% क्रिएटर्स शुरुआती कुछ हफ्तों या महीनों में ही हार मान लेते हैं। मतलब वे क्विट कर देते हैं। हाँ, वे ये समझ ही नहीं पाते कि आज जो 1% सफल क्रिएटर्स लाखों व्यूज ले रहे हैं, उनके पहले 50 वीडियोस पर भी शायद 10 या 20 व्यूज ही आते थे। ठीक है, तो इस पहली कड़वी सच्चाई ने तो उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो सिर्फ रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आए थे और जो मेहनत नहीं करना चाहते थे। हाँ, लेकिन मुझे वो लोग ज्यादा दिलचस्प लगते हैं जो मैदान नहीं छोड़ते, जो डटे रहते हैं, बिल्कुल, जो ये फैसला करते हैं कि चाहे व्यूज आए या ना आए वो काम करते रहेंगे। लेकिन अगर हम आंकड़ों की ओर वापस लौटें तो 90% लोग तो फिर भी फेल ही हो रहे हैं ना। हाँ, वो तो है। तो अगर वे लोग हार नहीं मान रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर वे कहाँ फंस रहे हैं? यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक और गहरे मनोवैज्ञानिक जाल की ओर मुड़ती है। जाल? कैसा जाल? देखिए, जो लोग शुरुआती नाकामी के बाद तुरंत क्विट नहीं करते, वे अक्सर इस जाल का शिकार हो जाते हैं। हाँ। जब किसी का चैनल ग्रो नहीं होता तो वो इंसान स्वाभाविक रूप से समाधान ढूंढने निकलता है। वो YouTube पर ही सर्च करता है कि व्यूज कैसे बढ़ाएं। अरे हाँ, ये तो सभी करते हैं। और फिर शुरू होता है हाउ टू गेट मोर व्यूज या 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करें जैसे ट्यूटोरियल वीडियोस देखने का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। इसे सुनकर मुझे एक बहुत ही मजेदार बात याद आ रही है। क्या? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान दिन भर सोफे पे लेटा हो, उसके एक हाथ में जंक फूड हो, हाँ, और दूसरे हाथ में फिटनेस और डाइट की कोई बहुत ही अच्छी किताब हो। अरे बाप रे। और वो इंसान लगातार उस किताब को पढ़ रहा है और उसे गहराई से ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ उन पन्नों को पढ़ने भर से उसका वजन कम हो रहा है। ये बहुत ही शानदार और सटीक उदाहरण है। मतलब वो मन ही मन खुद को जिम में पसीना बहाते हुए देख रहा है, जबकि असलियत में वो अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिला है। मजे की बात यह है कि हमारा मानवीय दिमाग बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। सच में? हाँ, सोर्स इसे फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस यानी तरक्की का भ्रम कहता है। तरक्की का भ्रम? जब कोई क्रिएटर लगातार YouTube ग्रोथ या टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, वो फील गुड हार्मोन? बिल्कुल। दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि वाह, आज एक नई जानकारी मिल गई, अब तो सफलता बस एक कदम दूर है। लेकिन असल में कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। मतलब लोग एक वीडियो देखते हैं, सोचते हैं कि उन्हें सफलता का कोई गुप्त रहस्य मिल गया, और फिर उसे अपनी वीडियो में आजमाने के बजाय वे बस स्क्रॉल करके कोई दूसरी टिप्स वाली वीडियो देखने लगते हैं। ये तो ज्ञान इकट्ठा करने का एक अंतहीन लूप बन जाता है यार। और यही फेक प्रोग्रेस है। बिना एक्शन के सीखी गई कोई भी जानकारी प्रोग्रेस नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और इस स्थिति को और भी बदतर बनाते हैं इंटरनेट पर बैठे वो स्वघोषित गुरु जो गलत सलाहें बांटते रहते हैं। अरे हाँ, वो लोग जो इजी फिक्स बेचते हैं। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देकर चेतावनी देता है कि इंटरनेट पर इजी फिक्स बताने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि बस क्रिएटर स्टूडियो में जाकर ये एक खुफिया सेटिंग ऑन कर लो और रातों रात वीडियो वायरल हो जाएगी। हाँ, या फिर वे शॉर्टकट बताएंगे, जैसे किसी वेबसाइट से पैसे देकर कुछ हजार व्यूज या सब्सक्राइबर्स खरीद लेना, जो कि असल में किसी भी प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के खिलाफ भी होता है। बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म में चैनल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है? निसंदेह कोई भी इजी फिक्स या खुफिया सेटिंग काम नहीं करती। अगर कोई शॉर्टकट होता तो आज हर दूसरा चैनल मिलेनियर होता। ये भी है। सोर्स में असली प्रोग्रेस का जो मंत्र दिया गया है वो बहुत ही साधारण लेकिन असरदार है। वो क्या है? मंत्र ये है कि अगर किसी ने कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो देखा है और उससे कुछ नया सीखा है तो उसे अपनी अगली ही वीडियो में कम से कम 1% तो अप्लाई करना ही चाहिए। सिर्फ 1%? हाँ, चाहे वो लाइटिंग का कोई छोटा सा बदलाव हो या थंबनेल में टेक्स्ट का रंग बदलना हो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। उस 1% के सुधार को अमल में लाना ही इंसान को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। बिल्कुल। ये फेक प्रोग्रेस वाली बात सच में बहुत गहरी है, क्योंकि ये सीधे इंसान की उस कमजोरी पर वार करती है जो हमेशा शॉर्टकट चाहती है। सही कहा। लेकिन चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि इजी फिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती और तरक्की हमेशा धीरे धीरे ही होती है।
लेकिन फिर हम उन कहानियों का क्या करेंगे जो अक्सर इंटरनेट पर सनसनी मचा देती हैं? मेरा मतलब है हम सबने कभी ना कभी ऐसे नए क्रिएटर्स देखे हैं जिनकी पहली या दूसरी वीडियो लाखों व्यूज ले आती हैं। हाँ, बिल्कुल देखें। सोर्स में भी शायद ऐसे ही किसी का जिक्र था। तो क्या वो सिर्फ किस्मत है या रातों रात सफलता का सच में कोई फॉर्मूला मौजूद है? देखिए, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो रातों रात सफलता यानी ओवरनाइट सक्सेस इस डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक और सबसे झूठा मिथक है। झूठा मिथक? हाँ, सोर्स में इस बात को साबित करने के लिए सकलेन खान नाम के एक क्रिएटर का बहुत ही बेहतरीन और आंखें खोल देने वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने वो हिस्सा पढ़ा था। जब कोई बाहरी व्यक्ति उन आंकड़ों को देखेगा तो वो सच में किसी जादू से कम नहीं लगते। बिल्कुल। एक बिल्कुल नया चैनल, सिर्फ 9 वीडियोस अपलोड किए गए हैं और उस पे 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, उस चैनल की पहली ही वीडियो वायरल हो गई थी। कोई भी नया व्यक्ति जब ये देखेगा तो वो यही सोचेगा कि अरे वाह, बस मुझे भी इसी तरह का एक चैनल खोलना है और मेरी पहली वीडियो भी सीधा आसमान छू लेगी। हाँ, और यही वो जाल है जिसमें नए और अनुभवहीन लोग फंस जाते हैं। वे लोग सिर्फ स्टेज पर हो रही परफॉर्मेंस देखते हैं और बैकस्टेज नहीं देखते। बिल्कुल, उस परफॉर्मेंस के पीछे बैकस्टेज पर की गई सालों की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। तो सकलैन खान के केस में बैकस्टेज स्टोरी क्या थी? सोर्स इस बात का खुलासा करता है कि भले ही उस नए चैनल पर वो पहली वीडियो थी, लेकिन वो सकलैन खान की जिंदगी की पहली वीडियो नहीं थी। अच्छा। इस 4 लाख सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को शुरू करने से पहले उनके पास एक और पुराना चैनल था। ओके। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उस पुराने चैनल पर कितनी वीडियोस थी? कितनी? 500 से भी ज्यादा। 500 वीडियोस? बाप रे, ये संख्या तो बहुत विशाल है ना? 500 वीडियोस बनाने का मतलब है महीनों या शायद सालों का लगातार काम। मतलब वो 500 वीडियोस एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड थे जहां उन्होंने खुद को तैयार किया। इस बात को इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। उन 500 वीडियोस को बनाते हुए उन्होंने असल में वो इनविजिबल स्किल्स सीखी, यानी अदृश्य स्किल्स, जो किसी भी वायरल वीडियो की नींव होती हैं। अदृश्य स्किल्स जैसे कि? उन्होंने ये सीखा कि किसी विषय पर गहरी रिसर्च कैसे की जाती है, दर्शकों को बांध कर रखने वाली स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, और कैमरे के लेंस में देखकर इस तरह कैसे बात की जाती है जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। बिल्कुल। और एडिटिंग में वो कौन से कट्स लगाने हैं जो वीडियो को बोरिंग ना होने दें। और शायद सबसे अहम चीज, इंटरनेट की उस क्रूर दुनिया का सामना करना जहां लोग बिना किसी वजह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। हाँ, हेटर्स को इग्नोर करना भी तो एक स्किल है। बिल्कुल। ये अनुभव, ये जो एक्सपीरियंस है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ डाउनलोड नहीं होता और ना ही किसी इजी फिक्स सेटिंग से आता है। एग्जैक्टली। इसके लिए वो सब करना पड़ता है जो बाकी 99% लोग करने को तैयार नहीं हैं। यानी लगातार काम करना बिना किसी तत्काल इनाम की उम्मीद किए। सही कहा। जो चीज दुनिया को रातों रात सफलता लगती है, वो असल में सालों के अंधेरे में अकेले बैठकर की गई मेहनत का अंतिम परिणाम होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। मतलब इस बात का कोई विकल्प नहीं है कि इंसान को काम तो करना ही पड़ेगा, अनुभव तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इस प्रक्रिया के बारे में सोचता हूं तो मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्यों? क्या हुआ? मान लीजिए एक नया इंसान ये ठान लेता है कि उसे मेहनत करनी है। वो तय करता है कि 500 नहीं तो कम से कम 50 वीडियो तो पूरी लगन से बनाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक वीडियो बनाने में इतने सारे काम होते हैं। विषय सोचना, स्क्रिप्टिंग करना, कैमरा सेट करना, लाइटिंग देखना, ऑडियो साफ करना, फिर घंटों की एडिटिंग। हाँ, काम तो बहुत होता है। एक इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे अपनी ऊर्जा और अपना सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखना चाहिए? क्या हर चीज को बराबर समय देना मुमकिन है? यहीं पर सोर्स एक बहुत ही मशहूर और प्रभावी व्यावसायिक सिद्धांत को वीडियो निर्माण की दुनिया में लागू करता है, जिसे 80-20 रूल या 80-20 का नियम कहा जाता है। 80-20 का नियम? हाँ, यह नियम बताता है कि किसी भी काम में आपके 80% परिणाम आपके द्वारा किए गए सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। अच्छा, तो YouTube में वो 20% क्या है? अगर हम इसे कंटेंट क्रिएशन के संदर्भ में देखें तो वीडियो बनाने के उन दर्जनों कदमों में से वो जादुई 20% काम है पैकेजिंग और इंट्रो हुक। पैकेजिंग और इंट्रो हुक, ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या हम इसे थोड़ा और गहराई से समझ सकते हैं? बिल्कुल।
सोर्स ये क्यों कहता है कि यही वो 20% हिस्सा है जो सबसे ज्यादा रिजल्ट लाता है? स्क्रिप्ट या लाइटिंग क्यों नहीं? देखिए, इसे इस तरह समझना चाहिए कि पैकेजिंग का मतलब है किसी भी वीडियो का मूल विचार, यानी आइडिया, उसका टाइटल और उसका थंबनेल। ओके। ये वो दुकान का बोर्ड है जिसे देखकर कोई राहगीर ये तय करता है कि उसे दुकान के अंदर जाना है या नहीं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक वीडियो को शूट और एडिट करने में 40 घंटे लगाए। उसने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी, हॉलीवुड स्तर की एडिटिंग की, लेकिन उसका थंबनेल बहुत ही साधारण और कंफ्यूज करने वाला है। अब जब प्लेटफॉर्म उस वीडियो को 1000 लोगों के सामने पेश करेगा तो खराब पैकेजिंग की वजह से कोई उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। मतलब क्लिक थ्रू रेट 0 हो जाएगा। एकदम सटीक। और अगर किसी ने क्लिक ही नहीं किया तो उन 40 घंटों की मेहनत का, उस शानदार एडिटिंग का और उस बेहतरीन स्क्रिप्ट का क्या फायदा? वो तो 100% मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसीलिए पैकेजिंग पर सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। और एक बार जब पैकेजिंग सही हो गई और दर्शक ने क्लिक कर दिया, तब बारी आती है इंट्रो हुक की, यानी वीडियो के शुरुआती 30 सेकंड। हाँ, आज के समय में लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर शुरुआती 30 सेकंड में दर्शक को ये महसूस नहीं हुआ कि उसे इस वीडियो से कोई वैल्यू या मनोरंजन मिलने वाला है, तो वो तुरंत वीडियो छोड़कर चला जाएगा। ये तो है, लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई क्रिएटर अपना सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा इन दो चीजों, पैकेजिंग और शुरुआती 30 सेकंड को सुधारने में लगाता है, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? दीदी, पैकेजिंग को आकर्षक बनाने की और हुक को मजबूत करने की बात तो पूरी तरह से समझ आती है, लेकिन सोर्स में इसके ठीक बाद एक और सलाह दी गई है जिसने मुझे सच में थोड़ा हैरान कर दिया। कौन सी सलाह? इंटरनेट पर और मार्केटिंग की दुनिया में हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि अगर भीड़ में पहचान बनानी है तो सबसे अलग दिखना होगा। हाँ, बी यूनिक। बिल्कुल, कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने न किया हो। लेकिन सोर्स बिल्कुल इसके उलट बात कहता है। वो कहता है कि शुरुआत में यूनिक या सबसे अलग बनने की कोशिश बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। ये सलाह थोड़ी उल्टी नहीं है? क्या हर नए व्यक्ति को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो ये पूरे सोर्स की सबसे चौंकाने वाली या कहें काउंटर इंट्यूटिव, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवहारिक और जमीनी सलाह है। अच्छा। ये समझना जरूरी है कि एक नया क्रिएटर अक्सर इसी मानसिकता का शिकार होता है कि उसे दुनिया बदल देनी है। उसे लगता है कि उसका हर आइडिया, वीडियो का हर फ्रेम बिल्कुल नया और यूनिक होना चाहिए। हाँ, हर कोई यही सोचता है। लेकिन इस सोच में एक बहुत बड़ी रणनीतिक खामी है। जब कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा होता है तो उसके पास कोई डेटा नहीं होता। डेटा नहीं होता मतलब उसे ये नहीं पता होता कि दर्शकों को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं। बिल्कुल, उसे नहीं पता कि उसका वो यूनिक आइडिया सच में एक मास्टरपीस है या फिर कुछ ऐसा है जिसे लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। ये बात तो सही है। बिना किसी डेटा या अनुभव के यूनिक बनने की कोशिश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अक्सर लोग सबसे अलग दिखने के चक्कर में कुछ ऐसा अजीब बना देते हैं जिसे देखने में किसी की दिलचस्पी नहीं होती। तो फिर एक नए व्यक्ति के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर वो यूनिक ना बने तो क्या वो दूसरों की आंख बंद करके नकल करे? एक नीश यानी एक विशेष विषय क्षेत्र चुने, फिर ये देखें कि उस क्षेत्र में कौन से क्रिएटर्स पहले से सफल हैं। उनके कौन से वीडियोस पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उनके टाइटल लिखने का तरीका क्या है, थंबनेल का स्टाइल क्या है। शुरुआत में उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए जो पहले से काम कर रहा है। मतलब जो चीज पहले से प्रूवन है उसे इस्तेमाल करें। इसे इस तरह समझें कि जब कोई इंसान एक नई भाषा सीखता है तो पहले दिन अपनी नई डिक्शनरी बनाने नहीं बैठ जाता। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो उन्हीं शब्दों और व्याकरण को सीखता है जो पहले से स्थापित है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब एक मजबूत नींव बनाने के लिए पहले उन रास्तों पर चलना चाहिए जो पहले से बन चुके हैं और परखे जा चुके हैं। और इसमें किसी भी तरह की चोरी नहीं है। इसे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट वाली अप्रोच कहा जाता है। सफल लोगों के पैटर्न को समझना और उससे सीखना। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत के लिए है। अच्छा, हमेशा के लिए नहीं? नहीं, जब एक बार नींव मजबूत हो जाए, ये समझ आ जाए कि दर्शकों का ध्यान कैसे खींचा जाता है, तब उस ढांचे के ऊपर अपना यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट जोड़ना चाहिए। ओके, तो यूएसपी बाद में आता है। हाँ,
ये यूएसपी इंसान की अपनी पर्सनैलिटी हो सकती है, उसका बात करने का मजाकिया अंदाज हो सकता है, या मुश्किल चीजों को आसानी से समझाने का कोई खास तरीका हो सकता है, जो उसे भीड़ से अलग बनाएगा। यही वो चीज है जो अंततः किसी को भीड़ से अलग और यूनिक बनाएगी। लेकिन शुरुआत हमेशा एक प्रूवन रोड मैप से होनी चाहिए। और शायद इसीलिए सोर्स में ये भी कहा गया है कि अगर आप एक रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी लंबे समय तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपनी नीश बदलने से भी नहीं घबराना चाहिए। बिल्कुल सही। क्योंकि कई बार गलती इंसान में नहीं बल्कि उस मैदान में होती है जहां वो खेल रहा होता है। यह एक बहुत ही परिपक्व फैसला होता है। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी फील्ड में जरूरी है। कभी कभी चुना गया विषय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी होता है, या फिर उसकी ऑडियंस ही इतनी छोटी होती है कि उसमें आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ऐसे में विषय बदलना ही समझदारी है। हाँ, ऐसे में एक नया विषय चुनना न सिर्फ काम को देखने का एक नया नजरिया देता है, बल्कि इंसान के अंदर दोबारा से वो उत्साह भी भर देता है जो शायद पुरानी असफलताओं से खत्म हो गया था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि हमने जिन भी पहलुओं पर बात की, हाँ, चाहे वो आसान सफलता की गलत उम्मीदें ना पालना हो, फेक प्रोग्रेस के उस आरामदायक जाल से बचना हो, 500 वीडियोस वाले अनुभव की कदर करना हो, या फिर 80-20 नियम के तहत सही चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाना हो, बिल्कुल, ये सब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर व्यूज लाने की कोई छोटी सी गाइड बुक नहीं है। एकदम सही बात है। अगर हम इन सभी बातों के मूल सिद्धांतों को देखें तो वे बहुत व्यापक हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज हमने इस सोर्स से जो भी ज्ञान डिकोड किया है, वो दरअसल जिंदगी में कोई भी नई स्किल सीखने, कोई नया बिजनेस शुरू करने या किसी भी बड़े और मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने की एक मास्टर क्लास है। बहुत खूब कहा आपने। धैर्य रखना, रातों रात चमत्कार की उम्मीद ना करना और उन 20% चीजों पर अपना पूरा जोर लगाना जो असल में 80% परिणाम देती हैं। ये नियम जिंदगी के हर उस पहलू पर लागू होता है जहां कोई इंसान शून्य से शुरुआत करके शिखर तक पहुंचना चाहता है। ये सिर्फ कैमरे, इंटरनेट और एल्गोरिदम की बात नहीं है, ये मानवीय विकास और संघर्ष की कहानी है। इस पूरे विश्लेषण का इससे बेहतर निष्कर्ष नहीं हो सकता। और अगर हम इन सब बातों को एक कदम और आगे ले जाएं, तो इस सोर्स के भीतर से एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल उभर कर सामने आता है। वो क्या है? सोर्स ने हमें यह बताया कि 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, और जब असलियत की मेहनत सामने आती है तो वो टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हाँ, हमने ये डिस्कस किया। तो जरा सोचिए, अगर 99% लोग सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट खोजते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में, जहां हर चीज इंसान को एक क्लिक पर चाहिए, वहां सफलता का असली रहस्य किसी कंप्यूटर के एल्गोरिदम को हैक करना नहीं है? तो फिर क्या है? बल्कि असली चुनौती तो इंसानी दिमाग की उस अधैर्य यानी इम्पेशंस को हराना है, जो उसे लगातार बेचैन रखती है। बहुत गहरी बात हुई है। जो भी इंसान अपनी जल्दबाजी और रातों रात कुछ बन जाने की इस अंतहीन भूख पर काबू पा लेता है, शायद वही उस 1% के शिखर का असली हकदार बनता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब शायद हम इतने समय से गलत दुश्मन से लड़ रहे थे। लड़ाई मशीनों से नहीं, खुद के अधैर्य से है। बिल्कुल सही। इसी गहरे और शानदार विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।